हेलो, नमस्ते, वेलकम टू ईटीसी ऑनलाइन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी की बुक से चैप्टर भोली। देखिए, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, इसमें किसी गर्ल के बारे में बात की गई है जिसका नाम भोली था या उसका कैरेक्टर भोली जैसा था। ये एक बहुत ही शानदार चैप्टर है। इस चैप्टर में हमें एक मैसेज दिया हुआ है और वो मैसेज ये है कि अगर हम किसी काम को करने का ठान लेते हैं तो हमारे लिए इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं होता। बस सिर्फ ज़रूरत है उस काम को पूरी लगन से करने की, और वो काम कैसा भी हो। जैसा कि ओम शांति ओम एक मूवी है, उसका एक डायलॉग भी है कि अगर आप किसी चीज़ को पूरी जी जान से चाहो तो पूरी कायनात आपको उस चीज़ से मिलवाने पे लग जाती है। बिल्कुल सेम मैसेज हमें इस चैप्टर में दिया हुआ है। तो चलिए उस मैसेज को समझने के लिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर की समरी। तो चैप्टर के स्टार्टिंग में हमें पता चलता है कि यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं, मतलब सबसे जो मेन कैरेक्टर है वो है सुलेखा। और ये जो सुलेखा है, इसी सुलेखा को भोली बोला गया है। तो देखिए, मैंने यहाँ पे इसका नाम इसलिए लिखा है क्योंकि ये नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन क्या है, हम लोग वीडियो के एकदम एंड में देखेंगे। सो कहानी की स्टार्टिंग होती है एक छोटी सी गर्ल से जिसका नाम सुलेखा है। ये जो गर्ल थी सुलेखा, इसी गर्ल को आगे चल के भोली के नाम से जाना गया, भोली बोला गया। क्यों बोला गया, तो इसके पीछे एक कहानी है। कहानी हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो किसी गांव में एक आदमी रहता था, एक मैन था जिसका नाम था नंबरदार रामलाल। अब जो नंबरदार रामलाल था, इसके टोटल 7 चिल्ड्रन थे, यानी 7 बच्चे थे, जिसमें 3 सन थे और 4 डॉटर्स थे। यहाँ पे इसके पास जो थे रामलाल के 3 सन्स थे और 4 डॉटर्स थे। अब इन डॉटर्स का जो नाम है वो इस चैप्टर में हमें गिवन है। सबसे बड़ी थी राधा, उसके बाद थी मंगला, मंगला के बाद फिर चंपा और सबसे छोटी थी भोली। सो नंबरदार रामलाल के घर पे नंबरदार रामलाल के 7 बच्चे थे। 7 बच्चे में 3 बेटे थे और 4 बेटियां थी। सबसे छोटी थी भोली। अभी जो भोली है, ये बचपन में बहुत ही सुंदर लड़की थी, लेकिन जब ये 10 महीने की थी तो ये चारपाई से यानी पलंग से नीचे गिर गई सिर के बल, और इसके सिर में चोट लग गई। शायद इस वजह से इसके ब्रेन का कुछ हिस्सा डैमेज हो गया और ये एक बैकवर्ड चाइल्ड बन के रह गई। बैकवर्ड यानी पिछड़ी हुई चाइल्ड बन के रह गई, बच्चे बन के रह गई। इसीलिए इसे भोली नाम से जाना जाने लगा। बचपन में ये बच्ची बहुत ज़्यादा सुंदर थी, बहुत गोरी भी थी, लेकिन जब ये 2 साल की थी तब इस पर स्मॉल पॉक्स का अटैक होता है, यानी इसे चेचक के दाग निकल जाते हैं और इसका पूरा शरीर खराब हो जाता है। पूरे शरीर पे काले काले छोटे छोटे दाग धब्बे हो जाते हैं। ये दिखने में अब बहुत बेकार दिखने लग गई थी। अब जो छोटी भोली थी, ये 5 साल तक तो बोलना ही नहीं सीखी। लास्ट में जब ये बोलना सीखी जैसे तैसे, तो बोलते समय स्टैमर किया करती थी, यानी हकलाती थी। इसलिए गांव के जो बच्चे हैं वो इसका मजाक उड़ाया करते थे भोली का, और एज ए रिजल्ट भोली बहुत कम बोलती थी। सो नंबरदार रामलाल, जिसके बारे में बताया गया, जिसके 3 बेटे थे, 4 बेटियां थी। बेटों को तो स्कूल में भेज दिया गया था, शहर में भेज दिया गया था, सिटी में भेज दिया गया था स्कूल या कॉलेज में पढ़ने के लिए। लेकिन जो बेटियां थी, ये कहानी है बहुत पुराने ज़माने की, जब गर्ल्स को स्कूल नहीं भेजा जाता था। तो जो डॉटर्स थी उसमें सबसे बड़ी थी राधा, जिसकी ऑलरेडी शादी हो चुकी थी। उससे छोटी थी मंगला। जब इसकी शादी भी सेटल हो गई तो रामलाल ने सोचा चंपा के बारे में। अब इन तीनों के बारे में सोचने की, मतलब शादी के बारे में सोचने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि तीनों लड़कियां अच्छी थी, हट्टी कट्टी मोटी ताजी थी, दिखने में भी सुंदर थी। लेकिन जब मंगला की भी शादी हो गई, जब चंपा की भी शादी हो गई, तो रामलाल को अपनी लास्ट 4थे नंबर की बेटी भोली की चिंता हुई, क्योंकि भोली ना तो दिखने में अच्छी थी, ना तो दिखने में सुंदर थी, ना ही उसमें दिमाग भी था। तो इस वजह से रामलाल को हमेशा दिन रात चिंता सताती रहती थी कि अब आगे क्या होगा, इसकी शादी कैसे होगी। जब मंगला की शादी हुई तब भोली की एज सिर्फ 7 साल थी, यानी ये 7 ईयर्स ओल्ड थी। अब उसी साल क्या हुआ, गांव में एक प्राइमरी स्कूल ओपन किया गया गर्ल्स के लिए, लड़कियों के लिए। तो तहसीलदार साहेब आते हैं घोड़े के ऊपर बैठकर और इनॉग्रेशन कर देते हैं स्कूल का। अब रामलाल जो थे ये गवर्नमेंट ऑफिशियल थे, यानी राजस्व अधिकारी थे, गवर्नमेंट ऑफिशियल थे। तो जो तहसीलदार साहब होते हैं वो रामलाल को बोलते हैं कि रामलाल जी, अब गांव में जब हमने गर्ल्स के लिए स्कूल ओपन किया है, उस जमाने में जैसा मैंने बताया कि गर्ल्स को स्कूल नहीं भेजा जाता था, तो तहसीलदार साहब बोलते हैं रामलाल को कि आप अपनी बेटी को स्कूल भेजो, आप अपनी बेटियों को स्कूल भेजो और गांव वालों के सामने एक एग्जाम्पल सेट करो, एक उदाहरण पेश करो कि देखो मैं खुद भी अपनी बेटियों को स्कूल भेज रहा हूँ,
तो आप लोग भी अपनी बेटियों को स्कूल भेजो, आपको देखकर बाकी के लोग भी अपनी बेटियों को स्कूल भेजेंगे। अब रामलाल ने जब ये बात अपनी वाइफ को बताई तो उसकी वाइफ तो भड़क गई और बोली, क्या पागल हो, अगर हम बेटियों को स्कूल भेजेंगे तो उनसे शादी कौन करेगा। लेकिन अब रामलाल की इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वो तहसीलदार साहब के ऑर्डर को टाल सके, तो वो बेचारा परेशान हो जाता है। तो उसकी वाइफ रामलाल को बोलती है, मेरे पास एक आइडिया है, एक काम करते हैं, भोली को हम स्कूल भेज देते हैं, क्योंकि देखो भोली दिखने में भी सुंदर नहीं है और ना ही उसमें दिमाग है, तो शादी होने के चांसेस तो उसके वैसे भी कम है। तो एक काम करते हैं, स्कूल में जो टीचर्स हैं उन्हीं के भरोसे इसे छोड़ देते हैं, इसी बहाने आपकी बात भी रह जाएगी और भोली स्कूल भी चली जाएगी। अब अगले दिन रामलाल क्या करता है, भोली का हाथ पकड़ता है और बोलता है, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें स्कूल लेकर चलता हूँ। अब भोली बेचारी, नाम से पता चल रहा है भोली थी, तो इसमें इतना दिमाग तो था ही नहीं, इसे पता ही नहीं था कि स्कूल क्या होता है, ना इसने कभी स्कूल देखा। इसे तो याद आता है कि थोड़े दिन पहले इनकी जो गाय है लक्ष्मी जिसका नाम था, उसे भी ऐसे घर से बाहर निकाला गया था और बाहर निकाल के बेच दिया। तो भोली भी डर जाती है, मुझे भी घर से बाहर निकाल रहे हैं, पता नहीं मेरे साथ क्या करेंगे। और वो अपनी हकलाती हुई जबान में बोलती है, न न न न नहीं, मुझे नहीं जाना। और रामलाल को गुस्सा आ जाता है, वो बोलता है, क्या परेशानी है तेरे साथ बेवकूफ़ लड़की, मैं सिर्फ तुझे स्कूल लेकर जा रहा हूँ। और फिर वो अपनी वाइफ को बोलता है कि इसे नहला धुला दो, इसे अच्छे कपड़े पहना दो और इसके बालों में तेल वेल लगा दो, नहीं तो स्कूल में जो गर्ल्स और जो टीचर्स हैं वो जब भोली को देखेंगी तो हमारे बारे में क्या सोचेंगी। अब भोली के लिए आज से पहले ना तो कभी नए कपड़े बनाए गए थे, ना ही कभी उससे नहलाने या धुलाने की कोई परवाह करता था। खेलती रहती थी, गंदी रहती थी, नहाती थी तो नहाती थी, मतलब गंदी से रहती थी, उसकी कोई परवाह नहीं किया करता था। आज पहली बार भोली इतनी ज़्यादा लकी थी कि उसको चंपा की एक नई ड्रेस मिल रही थी, जो काफ़ी बार धोने के बाद में शायद सिकुड़ के छोटी हो गई थी, चंपा को फिट नहीं आती थी। तो आज उसे नई ड्रेस पहनने को मिलती है, उसके बालों में, उलझे बालों में तेल भी लगाया जाता है। तब जाके भोली को यकीन आता है कि मुझे किसी ऐसी जगह पे ले जाया जा रहा है जो स्कूल से ज़्यादा अच्छी है। खैर रामलाल लेकर जाता है भोली को स्कूल में। जब भोली स्कूल जाती है तो वहाँ पे वो अपनी ही एज के छोटी छोटी गर्ल्स को देखती है और उन्हें देखकर वो खुश हो जाती है, क्योंकि भोली को लगता है कि शायद हो सकता है इनमें से कोई एक गर्ल मेरी फ्रेंड भी बन जाए, क्योंकि आज तक तो ना सब बच्चे उसका मजाक उड़ाया करते थे, कोई भी उसका दोस्त नहीं था बेचारी का। तो भोली को लगता है शायद इनमें से कोई एक गर्ल मेरी ही एज की है, शायद वो मेरी फ्रेंड भी बन सके। तो भोली बड़ी आश्चर्यचकित होते हुए सरप्राइज के साथ इधर उधर देख रही होती है। अब रामलाल हेड मिस्ट्रेस को अपनी बेटी का हाथ सौंप देता है, यानी हेड मिस्ट्रेस को भोली संभला देता है और वहाँ से चला जाता है। उसके बाद टीचर आती है, टीचर भोली को एक रूम में जाके, एक क्लासरूम में ले जाकर और इशारा करती है कि उधर कॉर्नर में जाके बैठ जाओ। भोली वहाँ जाती है और देखती है कि उसकी ही एज की और बहुत सारी गर्ल्स थी जो मैट्स के ऊपर बैठी हुई थी, यानी दरी के ऊपर बैठी हुई थी। भोली वहाँ जाके एक कॉर्नर में बैठ जाती है और इधर उधर क्लासरूम में देखने लग जाती है। क्लासरूम में बहुत सारे कलरफुल पिक्चर्स बने हुए थे, भोली उनको देखकर खुश हो जाती है। वहाँ पे एक घोड़े की पिक्चर थी, बिल्कुल वैसा ही हॉर्स था जैसे हॉर्स पे बैठकर तहसीलदार साहब उनके घर पे आए थे। एक पैरट था, बिल्कुल वैसा ही पैरट जैसा उसने मैंगो ऑर्चार्ड में देखा था, यानी आम के गार्डन में देखा था, बगीचे में। एक बकरी थी, बिल्कुल वैसे ही काले कलर की बकरी जैसी बकरी उनके पड़ोस में उसे दिखाई देती है। और एक गाय का भी चित्र था, गाय की भी पिक्चर थी, बिल्कुल वैसी ही गाय जैसी उनकी लक्ष्मी थी। भोली ये सब देख रही होती है। अचानक भोली नोटिस करती है कि उसके पास में टीचर खड़ी हुई है और वो उसकी तरफ देखकर स्माइल पास कर रही है। टीचर उससे पूछती है, बेटा तुम्हारा नाम क्या है। अब भोली अपनी हकलाती हुई आवाज़ में बोलती है, भ भ भ, और बोल ही नहीं पाती। और इतना बोलते ही भोली रोने लग जाती है, क्योंकि अब उसे पता था कि बाकी बच्चे उसकी तरफ देखकर हंस रहे होंगे, उसका मजाक उड़ा रहे होंगे। अब भोली में इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वो अपना सर उठाकर उन बच्चों की तरफ देख सके जिसका उन्हें पता था कि ये बच्चे मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। खैर स्कूल की घंटी बज जाती है और सारी गर्ल्स इस क्लासरूम से बाहर निकल जाती है, लेकिन भोली अपनी जगह से हिलती भी नहीं है। टीचर उसे बोलती है, भोली। टीचर की आवाज़ इतनी ज़्यादा सूदिंग होती है, इतनी राहत भरी, इतनी प्यारी आवाज़ होती है कि अपनी पूरी लाइफ में उसने कभी भी इतनी प्यारी आवाज़ सुनी नहीं थी। और ये आवाज़ भोली के दिल को टच कर जाती है। टीचर उसे बोलती है, बेटा खड़ी हो जाओ। ये वास्तव में कोई कमांड नहीं था, कोई ऑर्डर नहीं था, बल्कि ये फ्रेंडली सजेशन था, यानी ये प्यार से दिया गया एक सजेशन था। भोली खड़ी हो जाती है। टीचर बोलती है, अब मुझे अपना नाम बताओ। अब भोली के पूरे शरीर से पसीने पसीने निकलने लग जाते हैं। उसे लगता है कि उसकी हकलाती हुई जबान अब वापस से उसे अपमानित करवाएगी, बेइज्जत करवाएगी, लेकिन फिर भी भोली डिसाइड कर लेती है कि इस अच्छी लेडी के खातिर, क्योंकि ये मेरी तरफ देखकर हंस भी नहीं रही थी और इतनी प्यारी आवाज़ में मुझे बोल रही है, इसके खातिर मुझे ट्राई तो करना ही पड़ेगा।
फिर भोली हकलाते हुए बोलती है भ भ भ और लास्ट में बोल देती है भोली। टीचर बोलती है देखा मैंने कहा था ना तुम बोल पाओगी। अब बस तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें सिर्फ इतना करना है डेली स्कूल आना और फिर तुम भी बाकी लोगों की तरह ही बोल पाओगी। क्या तुम डेली स्कूल आओगी? भोली सिर हिला देती है। टीचर बोलती है नहीं बेटा बोल के बताओ। तो भोली फिर हकलाते हुए बोलती है यस। और इस बार भोली खुद सरप्राइज हो जाती है कि वो इतनी जल्दी पूरा एक वर्ड बोल पाई थी। अब टीचर बोलती है देखा मैंने तुम्हें बोला था, चलो अब ये बुक लो। भोली टीचर भोली को एक बुक दे देती है। भोली उस बुक को खोल के देखती है, उसमें वही बहुत सुंदर सुंदर पिक्चर्स होते हैं, तस्वीर होती है अलग अलग एनिमल्स की और हर एक पिक्चर के साइड में कुछ लिखा हुआ था बड़े बड़े ब्लैक वर्ड्स में, काले शब्दों में। टीचर बोलती है बेटा थोड़े टाइम में तुम बस डेली स्कूल आना, थोड़े टाइम में तुम इस बुक को पूरा पढ़ पाओगी, उसके बाद मैं तुम्हें एक बड़ी बुक दूंगी, फिर वो बुक भी जब तुम पढ़ लोगी एक और बड़ी बुक दूंगी, वो बुक भी पढ़ लोगी फिर एक और बड़ी बुक दूंगी। ऐसे करके थोड़े टाइम में तुम इस गांव की सबसे ज़्यादा लर्नड वुमेन बन जाओगी, सबसे ज़्यादा विद्वान औरत बन जाओगी। डेली स्कूल आना पड़ेगा बस तुम्हें। अब ये बात सुनते ही भोली टीचर की आंखों में देखती है जैसे वो पूछ रही हो क्या वास्तव में ऐसा हो पाएगा। टीचर अपना सिर हिला देती है और हाँ में जवाब देती है। अब ये सुनते ही भोली को ऐसा लगता है जैसे आसपास के जितने भी गार्डन हैं उन सब में लाल लाल फूल खिल गए, आसपास के मंदिरों की घंटियां बज रही है, मतलब जैसा मूवीज में होता है ना, चारों तरफ का माहौल एकदम खुशनुमा दिखाई देता है। तो यहाँ पे सीन 1 एंड हो जाता है। अब सीन 2 आता है। काफ़ी साल बीत जाते हैं। छोटा सा प्राइमरी स्कूल अब एक बड़ा हाई स्कूल बन गया था। अब गांव में एक कॉटन जिनिंग मिल भी खुल गई थी। अब जो मेल ट्रेन है यानी पत्रों वाली जो ट्रेन है अब वो गांव के स्टेशन पे भी रुकने लग गई थी और छोटा सा गांव अब एक टाउन बन चुका था। यानी जो विलेज था कभी वो अब एक टाउन बन चुका था, एक कस्बा बन चुका था। यानी भोली भी अब बड़ी हो चुकी थी। अब एक रात की बात है, रामलाल यानी भोली के पिताजी वो अपनी वाइफ से बात कर रहे होते हैं और बोलते हैं तो क्या मैं बिशंबर नाथ का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लूं। अब ये बिशंबर नाथ कौन होता है? बिशंबर नाथ भोली का होने वाला दूल्हा होता है। तो एक रात पे क्या होता है, रात में डिनर कर रहे होते हैं रामलाल और उसकी वाइफ, और रामलाल अपनी वाइफ को बोलता है तो क्या मुझे बिशंबर नाथ का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। उसकी वाइफ बोलती है, रामलाल की वाइफ यानी भोली की माँ बोलती है बिल्कुल कर लेना चाहिए, इसमें तो सोचने वाली कोई बात ही नहीं है। भोली तो बहुत ज़्यादा लकी है कि उसे बिशंबर नाथ जैसा दूल्हा मिलने वाला है। और सबसे खुशकिस्मत वाली क्या है कि वो दूसरे गांव का है, इसलिए वो भोली के बारे में भी कुछ नहीं जानता। ना तो ये जानता है कि भोली में दिमाग कम है, ना ये जानता है कि भोली के पूरे शरीर पे दाग धब्बे हो रखे हैं। तो हमारी तो ये खुशकिस्मती वाली बात है। और मैंने तो सुना है कि उसके बैंक अकाउंट में कुछ 1000 रुपीज़ भी है और उसकी खुद की भी दुकान है, खुद का मकान भी है। तो भोली तो बहुत ज़्यादा लकी है, मना करने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। तो रामलाल बोलता है हाँ ये सारी बातें तो तुम्हारी ठीक है, बट वो इतना जवान भी तो नहीं है। तो उसकी वाइफ बोलती है रामलाल की तो क्या हुआ, कितनी एज का है, 45 या 50। बॉयज़ में ये एज ज़्यादा नहीं होती, मैन के लिए 45 या 50 की एज ज़्यादा नहीं होती। और सबसे मेन बात, वो दहेज की डिमांड भी तो नहीं कर रहा। देखो मैं तुम्हें बता देती हूँ, अगर इस बार हमने ये प्रपोजल ठुकरा दिया तो भोली पूरी ज़िंदगी भर ही कुंवारी रह जाएगी। रामलाल बोलता है हाँ बात तो तुम सही बोल रही हो, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि वो बेचारी क्या बोलेगी, भोली इस बारे में क्या बोलेगी। तो भोली की माँ बोलती है यानी रामलाल की वाइफ बोलती है वो क्या बोलेगी, वो तो एक बेवकूफ़ गूंगी गाय है, यानी एक डम्ब काऊ है, यानी उसमें तो कोई दिमाग ही नहीं है, वो तो क्या बोलेगी, उसके सारे डिसीजंस तो हमें ही लेने हैं। अब भोली जो अपने घर के ही आंगन में यानी अपने घर के ही यार्ड में एक दूसरी कॉर्नर में लेटी हुई थी, जागी हुई थी, लेकिन एक चारपाई पे लेटी हुई थी, वो सारी बातें सुन रही थी, लेकिन फिर भी उसका कोई रिएक्शन नहीं था। खैर जैसे तैसे शादी वाला दिन आ जाता है। बिशंबर नाथ एक बहुत शानो शौकत के साथ बारात लेकर आता है। रामलाल बिशंबर नाथ की इतनी ज़्यादा शानो शौकत देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और भोली की जो बाकी सिस्टर्स थी जो भोली की शादी के लिए आई थी वो भी इतनी शानो शौकत को देखकर, इतनी शानदार शादी को देखकर भोली के लग से एनवियस हो रही थी, यानी भोली के लग से जलन फील कर रही थी, जलन की भावना हो रही थी। अब वो टाइम आ जाता है, मंडप का टाइम आ जाता है, मतलब जब माला पहनाई जाती है दूल्हा दुल्हन को, तो पंडित जी बोलते हैं कि दुल्हन को लाया जाए। दुल्हन को लाया जाता है यानी भोली को लाया जाता है, जिसने एक रेड कलर की सिल्क की ब्राइडल ड्रेस पहन रखी थी, यानी दुल्हन वाली ड्रेस पहन रखी थी। भोली को लाया जाता है और बिशंबर नाथ का एक फ्रेंड होता है, वो बिशंबर नाथ को बोलता है कि चलो ब्राइड के गले में माला डालो। तो
विशंबरनाथ अपना हाथ ऊपर करता है माला डालने के लिए और भोली के पीछे एक लेडी खड़ी हुई होती है। वो जैसे ही भोली का दुपट्टा यानी भोली का घूंघट नीचे करती है, विशंबरनाथ के हाथों में माला अटकी हुई रह जाती है और वो अपने फ्रेंड को बोलता है, क्या तुमने उसका चेहरा देखा? इसके चेहरे पर तो बहुत दाग धब्बे हो रखे हैं। तो उसका दोस्त बोलता है विशंबरनाथ का, तो क्या हुआ, तुम कौन से जवान हो, और दूसरा तुम लंगड़ाते भी तो, पाँव भी तो तुम्हारा ठीक नहीं है, लंगड़ा के भी तो तुम चलते हो। विशंबरनाथ बोलता है, तो क्या हुआ, अगर मुझे इस लड़की से शादी करनी है तो इसके फादर को मुझे 5000 रुपीज़ देना पड़ेगा, दहेज देना पड़ेगा, डॉरी देनी पड़ेगी। अब ये सुनते ही भोली का फादर यानी रामलाल आ जाता है और विशंबरनाथ के चरणों में गिर जाता है। अपनी पगड़ी यानी अपनी टर्बन, अपनी इज्जत, क्योंकि पुराने ज़माने में लोगों की पगड़ी, पुराने ज़माने में क्या, इनफैक्ट आज भी लोगों की पगड़ी उनकी इज्जत मानी जाती है। तो विशंबरनाथ के चरणों में रामलाल अपनी पगड़ी रख देता है और रोते हुए बोलता है कि प्लीज़ मुझे अपमानित मत करो, आप 2000 रुपये ले लो और मामला रफा दफा करो। विशंबरनाथ बोलता है कि नहीं, हमें तो 5000 रुपये चाहिए, नहीं तो हम जा रहे हैं। रामलाल बोलता है, अगर आप इस तरीके से चल गए तो मैं पूरे गांव में मुंह नहीं दिखा पाऊंगा, फिर मेरी बेटी से शादी कौन करेगा, मेरी बदनामी हो जाएगी, मैं कहीं का नहीं रहूँगा, मैं बर्बाद हो जाऊँगा। तो विशंबरनाथ बोलता है, तो फिर निकालो 5000 रुपये। अब बेचारा रामलाल जैसे तैसे रोते धोते अंदर जाता है, अंदर अलमारी खोलता है, 5000 रुपये निकालता है और विशंबरनाथ के चरणों में रख देता है। अब विशंबरनाथ के लालची चेहरे के ऊपर एक स्माइल आ जाती है, क्योंकि उसने तो एक जुआ खेला था और वो जुए में जीत भी गया था। भाई अगर वैसे भी उसे दहेज के पैसे नहीं मिलते तो भी उसे शादी करनी थी, क्योंकि इतने बूढ़े आदमी को, और वो भी लंगड़े आदमी को, कौन दुल्हन देता, वो भी इतनी जवान, तो उसे तो वैसे भी शादी तो करनी थी। लेकिन उसने तो एक जुआ खेला था 5000 रुपये का और वो जीत भी गया था। वापस से एक बार विशंबरनाथ माला उठाता है दुल्हन के गले में डालने के लिए, दुल्हन के घूंघट को पीछे खींचा जाता है, लेकिन इस बार दुल्हन यानी भोली की आंखें नीचे नहीं देख रही थी। इस बार भोली सीधा अपने होने वाले हस्बैंड, पति की तरफ देख रही थी। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं था, नफरत नहीं थी, सिर्फ एक तिरस्कार का भाव था। अब जैसे ही विशंबरनाथ भोली के गले में माला डालने के लिए अपना हाथ ऊपर उठाता है, अचानक भोली का हाथ एक झपट्टा मारता है और वो जो माला है वो सीधा जाके मंडप की आग में गिर जाती है और भोली के मुंह से एक आवाज़ निकलती है, पिताजी। सारे लोग एकदम आश्चर्यचकित हो जाते हैं, सारे लोग एकदम सरप्राइज हो जाते हैं भोली को इतना क्लियर आवाज़ में बोलते हुए देखकर। और भोली बोलती है, पिताजी मैं इस लालची आदमी से शादी नहीं करूँगी। अब सब लोग और ज़्यादा सरप्राइज रह जाते हैं कि यार ये तो बिना हकलाए हुए बोल रही है। सारे जो मेहमान लोग हैं, सारे जो गेस्ट लोग हैं, वो इधर उधर कानाफूसी करने लग जाते हैं, विस्पर करने लग जाते हैं। उसमें से एक लेडी होती है, एक बूढ़ी औरत होती है, वो बोलती है, देखो कितनी बेशर्म लड़की है, कितनी बदसूरत और कितनी बेशर्म लड़की है। हमने तो सोचा था ये एक डम्ब काऊ है यानी गूंगी गाय की तरह है, लेकिन ये देखो ये तो कितनी ज़्यादा बेशर्म लड़की है। अब भोली वायलेंटली घूमती है उस लेडी की तरफ और बोलती है, हाँ आंटी, आपने सोचा था कि मैं एक गूंगी गाय हूँ, इसीलिए आप मुझे इस हार्टलेस क्रिएचर यानी इस क्रूर प्राणी के हाथों सौंप रहे थे, लेकिन अब ये गूंगी गाय बोलने लग गई है, क्या इससे ज़्यादा आपको कुछ सुनना है? और ये बोलते ही भोली घूमती है अपने पिताजी की तरफ और बोलती है कि पिताजी मैं इस लालची आदमी से शादी नहीं करूँगी। पिताजी बोलती है, लेकिन बेटा हमारी इज्जत के बारे में तो ख्याल रखो, हमारी इज्जत का तो ख्याल करो, अब पूरे गांव में हमारी बदनामी हो जाएगी। भोली बोलती है, पिताजी आपकी इज्जत की खातिर ही मैं इस लालची बूढ़े और लंगड़े आदमी से शादी करने के लिए तैयार हो गई थी, लेकिन अब मैं इस आदमी से शादी नहीं करूंगी जिसकी वजह से मेरे पापा की आंखों में आंसू आए हैं। मैं इससे शादी नहीं करूंगी, नहीं करूंगी, नहीं करूंगी। और विशंबरनाथ अब क्या करता है, जब शादी नहीं करनी तो वो अपनी बैंड बाजा बारात के साथ वापस जाने के लिए रेडी हो जाता है। अब जो बैंड्समैन होते हैं यानी जो बैंड वाले होते हैं, उन्हें लगता है कि भाई वो तो बाहर खड़े होते हैं बेचारे, उन्हें लगता है लड़की की विदाई हो रही है, तो वो विदाई वाला एक गीत बजाने लग जाते हैं, गाना बजाने लग जाते हैं। अब सारे मेहमान लोग चले जाते हैं। विशंबर जो रामलाल होता है वो अभी भी अपनी जगह पे खड़ा रहता है, अपना सिर नीचे झुकाकर, और उसके चेहरे पर बहुत ज़्यादा सैडनेस दिखाई देती है। वो भोली के पास जाता है और बोलता है, लेकिन बेटा अब हम तुम्हारा क्या करेंगे, अब तुमसे कौन शादी करेगा, अब तुमसे कोई भी शादी नहीं करेगा। भोली बोलती है, तो क्या हुआ पिताजी, मुझे किसी से शादी नहीं करनी, मैं उसी स्कूल में पढ़ाऊंगी जिस स्कूल में मैंने इतने ज़्यादा कुछ पढ़ना लिखना सीखा है, और इसी स्कूल में पढ़ाकर मैं जीवन भर आप लोगों की सेवा करूंगी, है ना मैम। भोली बोलती है अपनी मैडम की तरफ देखती हुई, वो मैडम जो कि एक कॉर्नर में खड़ी हुई थी और इस पूरे सीन को देख रही थी स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। मैम सिर्फ हाँ में सिर हिला देती है
और जो मैडम होती है, जो टीचर होती है, उनकी आंखों में एक संतुष्टि का, एक सेटिस्फैक्शन का एक्सप्रेशन दिखाई देता है। बिल्कुल वैसा ही एक्सप्रेशन जैसा कोई आर्टिस्ट जब अपनी बहुत शानदार कलाकृति बना लेता है, बहुत शानदार आर्ट बना लेता है, उसकी आंखों में दिखाई देता है। तो टीचर भी तो एक आर्टिस्ट है। वो क्या करता है, बच्चों के जीवन को बनाता है, बच्चों को इस लायक बनाता है कि वो वास्तव में अपने पाँव पे खड़ा हो सके, वो वास्तव में लाइफ में कुछ अचीव कर सके। तो यानी टीचर भी एक आर्टिस्ट था और उसकी आर्ट यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी थी। और इसी के साथ ये स्टोरी यहाँ पे एंड हो जाती है। तो देख लिया आप लोगों ने, इस स्टोरी में मैंने जैसा कि बताया था कि हमें बहुत शानदार जो मैसेज मिलने वाला था वो ऑलरेडी मिल चुका है। भोली जिसके ऊपर पूरा गांव हंसता था, जिसके सब लोग मजाक उड़ाते थे, कभी किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये ढंग से बोल भी पाएगी। वो ना सिर्फ बोलना सीख गई बल्कि उस गांव की सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी लेडीज़ में से भी एक बन गई। तो इसलिए कहा गया है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मतलब अगर हमने अपने मन में ही ठान लिया कि हम लोग हार गए तो हम लोगों को कोई भी नहीं जिता सकता। और अगर हमने मन में सोच लिया कि हमें जीतना है तो दुनिया की कोई ताकत हमें हरा नहीं सकती है। हराने का मतलब ये नहीं है कि एक बार हम हार गए। हराने का मतलब ये है, एक बार हार गए तो उससे कुछ सीखो और सीखने के बाद में ये देखो कि हमने लास्ट टाइम कहाँ पे गलतियाँ की थी, ताकि उन गलतियों को हम लोग दोबारा रिपीट ना कर सकें। तो इसी के साथ ये स्टोरी कंप्लीट होती है। आई होप आप लोगों को स्टोरी पूरी समझ में आ गई होगी, साथ ही साथ आप लोगों को इसका मीनिंग या मैसेज भी समझ में आ गया होगा। मैंने आप लोगों को बताया था कि एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं लास्ट में आपको बताऊंगा। वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सुलेखा। इस कहानी के सिर्फ स्टार्टिंग में यूज़ किया गया है नाम, और ये कहानी के एंड में भी भोली को सुलेखा बोला गया है। ऐसा क्यों? बीच में कहीं पे भोली नहीं बोला गया, स्टार्टिंग में सुलेखा बोला गया, लास्ट में सुलेखा बोला गया। क्यों? क्योंकि भोली उसका नाम कैसे पड़ा था? भोली उसका नाम पड़ा था जब वो वास्तव में बैकवर्ड चाइल्ड बन गई थी, जब वो बोल नहीं पाती थी, इसलिए लोग उसे भोली बोलते थे। भोली यानी सीधी सादी, सिंपलटन। लेकिन नाम तो उसका सुलेखा था। जब तक वो बेड से नीचे नहीं गिरी थी तब तक उसका नाम सुलेखा था। उसके बाद में जब वो बैकवर्ड बन गई थी तो उसे भोली बोला गया। लेकिन लास्ट में वो पढ़ना लिखना सीख गई, यानी अब वो बैकवर्ड चाइल्ड नहीं थी। इनफैक्ट अब वो पूरे विलेज की सबसे ज़्यादा लर्न्ड वुमेन में से एक बन चुकी थी। तो इसलिए लास्ट में अब वो भोली नहीं रही थी, अब उसे उसके ओरिजिनल नाम से ही एड्रेस किया गया, सुलेखा बन चुकी थी। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस पूरे चैप्टर का, और अगर ये क्वेश्चन आप लोगों ने याद कर लिया तो इस चैप्टर की आधी से ज़्यादा समरी इसी एक क्वेश्चन में आ जाएगी। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है। इसी तरह के और मज़ेदार और शानदार वीडियोस के लिए बने रहिए ATC ऑनलाइन के साथ। नेक्स्ट वीडियोस तक के लिए हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।